सबसे पहले हम भाषा को तभी जान सकते हैं, ये तो आप लोग जानते हो कि अगर भाषा नहीं होता तो क्या होता? बोल नहीं पाते। क्या हम अपने मन की बात आप तक नहीं पहुंचाते? आप अपने बात हमारे तक नहीं पहुंचा पाते। आप कोई ज्ञान ले नहीं पाते, ना हम कोई ज्ञान दे पाते। ठीक है, अगर भाषा नहीं होता तो हमको लगता है कि हमारी आपकी कभी किसी की एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं होती। ये संसार जैसा दिखता है, जैसा है उस तरह से नहीं होता। हम लोगों का जीवन पशुवत ही होता। अगर भाषा नहीं होता तो कुछ भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, कुछ भी बिना भाषा का संभव है? कुछ नहीं। इसलिए भाषा जो है हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो भाषा को जानने के लिए हमको सबसे पहले शब्दों को जानना पड़ेगा, क्योंकि भाषा तो शब्दों से ही होता है। शब्द है तो भाषा है। अगर शब्द से ही भाषा तैयार होता है तो शब्द को ही हमको जानना है। ठीक है, तो हम शब्दों के विषय में देखते हैं। एक शब्द है, देखिए, राम। हाँ, क्या लिखा है? राम। तो ये राम शब्द बनता कैसे है? अक्षरों से बनता है। शब्द बनता कैसे है? अक्षरों से बनता है। तो इसमें राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, 1 मात्रा है। 2 अक्षर है, 1 मात्रा है। नहीं, राम में र है, आ है, म है और अ है। म में भी अ है। हम राम बोल रहे हैं, ये उच्चारण ही हमारा गलत है। हमको रामा बोलना चाहिए, क्योंकि म में अ भी है। इसको क्या बोलते हैं? म बोल रहे हैं ना, इसमें बोलना चाहिए राम। इस तरह हमको बोलना चाहिए। किसी का नाम बोलते हैं विनोद, तो वो उच्चारण सही नहीं है। विनोद द बोलते हैं। हाँ, तो द बोलते हैं। ये म कैसे बना है? अ से मिलकर के बना है। म और अ। ठीक है, तो ये र आ, ये पहली बात तो र को हलंत कर दिए। ये जो खींचे हैं, इसके खींचने से क्या होगा? आधा हो गया। मतलब ये दिखाने के लिए हलंत इसलिए किया जाता है, दिखाने के लिए कि इसमें कोई स्वर नहीं है। ये शुद्ध र है, इसमें किसी तरह का कोई स्वर नहीं है। अब तो आपको ये पता चल गया होगा कि हलंत क्यों करते हैं। जैसे फलम लिखा है, जैसे मान लीजिए फलम लिखा है, तो फलम में म हलंत इसीलिए है कि म में कोई स्वर नहीं है। फ ल में हलंत इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि फ में भी अ है, ल में भी अ है। समझ आ रही बात ना? हाँ, इसीलिए देखो, म की अगर अंग्रेजी लिखते हैं तो यम ए लिखते हैं, नहीं लिखते? यम ए मनोज लिखेंगे, यम ए एन वो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? हाँ, तो म में अ है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। एक चीज और जान लीजिए, जैसे छोटी ई की मात्रा होती है, छोटा ऊ का मात्रा होता है ना सबका, उसी तरह से अ की भी मात्रा होती है। आ की तो मात्रा होती है, तो आप जानते ही हैं। अ की मात्रा नहीं जानते थे, लेकिन अब जानिए कि अ की भी मात्रा होती है। म में ऑलरेडी अ की मात्रा लगी हुई है। अगर म में अ नहीं होता तो म हलंत होता। तो म में भी, जैसे आप कह रहे हैं र में आ की मात्रा है ना, उसी तरह म में भी अ की मात्रा है। समझ गए? इसीलिए अंग्रेजी में लिखते हैं RAMA। राम की अंग्रेजी लिखना चाहिए। अगर RAM लिखते हैं तो वो सही नहीं है। कभी कभी आप लोग लिख देते हैं RAM, इतने में काम चला लेते हैं, क्योंकि RAM में लिख देंगे तो लोग रामा कहीं न पढ़ दें। हाँ, लेकिन RAM में लिखा है तब भी उसको सही तो यह है कि RAAM एक होना चाहिए, तब राम होना चाहिए। लेकिन इस तरह लिख देंगे तो लोग रामा पढ़ देंगे, इसीलिए हम RAM लिख करके काम चला देते हैं। लेकिन सही क्या है? RAAMA, ऐसा लिखना चाहिए। तो
हमको कुल मिला करके ये सब कहने का मतलब है कि म में भी अ है। रामों में कितने अक्षर हैं अगर हम पूछा जाए तो इसमें कुल 4 अक्षर हैं। ठीक है, र है, आ है, म है, अ है। समझ गए? तो र, आ, म, अ ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये अक्षर है। हाँ, अक्षर है। इसे अक्षर कहते हैं कि वर्ण कहते हैं? हाँ, ये वर्ड में चला जाएगा। हाँ, अगर आप एक शब्द वर्ण भी कहते हैं, इसे अक्षर भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। हाँ। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि वर्ण क्यों कहते हैं, अक्षर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो क्या वहाँ राम लिखे हैं उसका वो किया अक्षर जाने कितना है तो उसको हम पढ़ सकते हैं अक्षर। हाँ। अगर आप लिखते क ख ग घ अंग हाँ। तो हम लोग कहते हैं वर्ड लिखे हैं। हाँ, नहीं बता रहे ये हम अक्षर क्या है वर्ण क्या है हम बता रहे हैं। ये देखो राम लिखा हुआ है तो राम में 4 अक्षर हैं। अक्षरों से मिलकर के ही शब्द बनता है। कई अक्षर मिलकर के एक राम बन गया, चाहे कई अक्षर मिलकर के पानी बन गया। 4 अक्षर मिला प आ न ई, पानी बन गया। पानी माने क्या होता है? आपको एक तुरंत पानी हम बोलते हैं तो तुरंत आपके ध्यान में आ जाता है कि एक ऐसा पदार्थ है, द्रव है जो पिया जाता है, जिसमें रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, कोई मतलब इस तरह का पीने वाला एक द्रव पदार्थ हमारे ध्यान में आ जाता है। उसका गुण दोष सब कुछ याद आता है। जैसे हम राम कहेंगे तो राम कहने से तुरंत हमको याद आ जाता है राम दशरथ के पुत्र का नाम राम है, अथवा किसी लड़के का नाम राम है। तो राम कहने से एक अर्थ समझ में आता है। ठीक है, हम कुर्सी कहेंगे तो कुर्सी कहने से एक जिसमें बैठा जाता है उस कुर्सी का मतलब कैसा लकड़ी का होता है, प्लास्टिक का होता है, लोहे का होता है, सब हर तरह की चीजें ध्यान में आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी सर का नाम ले रहे हैं, दीपक सर, तो आप नाम लेने से तुरंत जो है उस दीपक सर का चेहरा तुरंत आपको आपके उनका चेहरा, उनका सब कुछ, कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कितने गोरे हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, अगर आपको दीपक सर के विषय में पता है सब कुछ पता हो जाता है कि नहीं? तो एक शब्द बोलने से अर्थ समझ में आता है। उसी तरह से हमको ये शब्द, हम शब्दों के रूप में ही अर्थ को समझते हैं, कहने का मतलब है। तो हमको ये शब्द बनता कैसे है उसी के विषय में जानना है। तो शब्द बनता कैसे है? अक्षरों से। ठीक है, अब हमको अक्षरों के विषय में सबसे पहले जानना है, क्योंकि जब तक हम अक्षरों के विषय में नहीं जानेंगे तो हम शब्द के विषय में नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए हमको बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के पहले ईंटा का रेट मिलता है, सीमेंट का रेट मिलता है। बना तो है ईंटे सीमेंट से ही, तो हमको उसके विषय में जानना पड़ेगा। ईंटे के रेट पता करना पड़ेगा, सीमेंट के रेट पता करना पड़ेगा, है कि नहीं है? बालू का रेट पता करना पड़ेगा। उसी तरह से हमको भाषा जानना है तो शब्द जानना है, शब्द जानना है तो अक्षरों को जानना है। समझ गए ना भैया? तो हम अक्षर पे आते हैं। अक्षर कहते किसे? अक्षर कहते हैं क्षर माने होता है नष्ट होना। क्षर माने होता है नष्ट होना, लेकिन नहीं कहते क्षरण हो गया। क्षर माने नष्ट होना। अक्षर माने जो नष्ट न हो उसको अक्षर कहते हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि जो शब्द हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। हम जो बोल रहे हैं ये वातावरण में हमेशा बने रहते हैं। जैसे आप कहीं बोलते हैं कुएं में अथवा पहाड़ पे तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बार बार गूंजती रहती है। यहाँ प्रतिध्वनि मान लीजिए नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन हमारा शब्द जो है वो बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हम मैच देखते हैं बैठ करके, यहाँ टीवी में बैठ देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है, यहाँ टीवी में आ रहा है, वहाँ पे कोई कमेंट्री कर रहा है, बोल रहा है माइक में, तो यहाँ तक सुनाई देता है। हाँ, यहाँ वो अगर उसका शब्द नष्ट हो जाता, जो बोल कमेंट्री कर रहा है शब्द नष्ट हो जाता, तो हमारा टीवी जो एंटीना होता है, सैटेलाइट होता है, वो कैच नहीं करता। वो शब्द बने रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, तभी उसको एंटीना कैच करता है। समझ में आ रही बात ना? तो हमारे यहाँ माना जाता है कि शब्द वो क्या कहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। इसीलिए उनका एक नाम
जो इनका एक नाम र आ म है उसका अक्षर भी है, ठीक है, अक्षर भी है। अक्षर का मतलब जो कभी नष्ट न हो। समझ गए अक्षर किसे कहते हैं? फिर वर्ण किसे कहते हैं? तो मान लीजिए हम क बोल रहे हैं, क, तो क बोल रहे हैं तो क जो है अक्षर है, लेकिन जब क को लिख देंगे, एक क है, एक क का चिन्ह है, ऐसा नहीं कि यही क है। क को अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते होंगे, जापानी में भी, चीनी में भी, हर भाषा में क होता होगा। तो सब में क लिखने का एक अलग अलग चिन्ह है। हमारे यहाँ क लिखने का चिन्ह देवनागरी लिपि में चिन्ह ए है। समझ में आ रही बात? क का चिन्ह ए है, तो ए इसको वर्णित किया, हमने लिखा, एक चिन्ह बना दिया, तो वर्णित करने के नाते इसका नाम वर्ण हो गया, ठीक है। और बोलने के नाते, बोलने से नष्ट नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम अक्षर होगा। समझ गए? अक्षर क्यों है, वर्ण क्यों है? बोलेंगे तो अक्षर है क्योंकि कभी नष्ट नहीं होगा, और लिखेंगे तो वर्ण है। हाँ, अब ये जो वर्ण है अथवा अक्षर है, र आ म अ, ये अक्षर कितनी तरह के हैं? 3 तरह के। नहीं, आ और अ एक प्रकार का है, र और म एक दूसरे तरीके का। र म इसको व्यंजन करते हैं और आ अ को स्वर करते हैं, है ना। तो ये स्वर व्यंजन है। अक्षर 2 तरह के होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमको स्वर व्यंजनों के विषय जानना है। अब तो अक्षर जान गए, अक्षर कई सारे होते हैं, वो सब मिलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन हम सबसे पहले जो अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? स्वर और व्यंजन, उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए स्वर किसे कहते हैं? क से लेके दिया अंग तक के अक्षरों को स्वर कहते हैं। स्वर, स्वर कहते हो तो तुम उसका भेद बता रही हो। और आई ये स्वर है, ये बता रही हो ना। स्वर कहते किसे? स्वर की परिभाषा क्या है? क्यों उन्हें स्वर कहते? नहीं बता। अब मान लो आप लोगों को जानना चाहिए, हाँ, विद्यार्थी हो, इतने बड़े हो गए, स्वर किसे कहते हैं नहीं पता, तो ये गलत बात है ना। तो स्वर एक दो की चीजें हैं, हाँ, स्वर व्यंजन। लेकिन इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि आप ये पढ़ ये नहीं जानोगे तो फिर भाषा जान पाओगे। हम यही नहीं जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वर का मतलब होता है संस्कृत में स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा मतलब स्वयं, मतलब जिसका, जो सुशोभित है, जिसको बोलने में, जिसका उच्चारण करने में स्वयं उच्चार्यन्ते इति स्वरा, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब जिसके उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता न लेनी पड़े, जिसको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ बोलते हैं, अ, ई, तो इन सबको बोलने में, अ को, ई को बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी है। समझ रहे हैं? अ, ई, उ, ए, ओ, इसको बोलने में, इन अक्षरों को बोलने में हमको किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी है। तो जिसको बोलने में किसी दूसरे की सहायता न लिया जाए, न लेनी पड़े, जो अपने आप बोले जाए, मतलब अपने आप कहने का मतलब जिसके में किसी दूसरे का हेल्प न हो, किसी दूसरे की सहायता की जरूरत न हो, उसको स्वर कहते हैं, ठीक है। जो स्वर मतलब जो स्वयं बोले जाए, मतलब स्वयं कहने का मतलब जो जिसमें, जिसको बोलने में किसी दूसरे की सहायता न ली जाए, उसी को स्वर कहते हैं। समझ गए स्वर?
व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, हाँ, जिसको जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बोलने में बिना स्वर के हम व्यंजन बोल नहीं सकते। जैसे देखिए क, ये लिखा हुआ है व्यंजन, तो क को बोल रहे हैं क, अ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा नहीं है, क बोलेंगे तो भी क आएगा। बिना स्वर के हम व्यंजन को बोल ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहाँ देवनागरी लिपि में क में ऑलरेडी अ लगा रहा है, इसमें ऑलरेडी इसमें क मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि अ नहीं रहेगा तो हम इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। समझ आ रही बात ना? इसीलिए क में, ख में, ग में जो भी व्यंजन होते हैं उसमें अ लगा है। अ नहीं लगा रहेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए व्यंजन में अ लगा रहता है, स्वर लगा रहता है। अगर ई लगेगा तो की हो जाएगा, उ लगेगा तो कु हो जाएगा, ए लगेगा तो के हो जाएगा। समझ आएगी बात? स्वर व्यंजन, स्वर क्यों कहते हैं, व्यंजन क्यों कहते हैं? अब हम लोग स्वरों के विषय में जानते हैं। स्वर कुल कितने होते हैं? ये बता सकता है कोई? स्वर कितने होते हैं? 13। चलो ठीक है, बता रहे हैं। आप लोग तो व्याकरण पढ़े हो, लफ्ज़ सिद्धांत कौमुदी पढ़े हो ना? थर्ड ईयर में पढ़ते हो तुम लोग? नहीं, अब पढ़ा नहीं, आज सेकेंड ईयर का पढ़े। अच्छा ठीक है। वहाँ पर संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के जो 14 सूत्र है अयोनिर्वृ, उसमें 9 स्वरों की बात की गई। मुख्य स्वर 9 होते हैं। कौन कौन? देख लो। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ही मुख्य स्वर, ठीक है? इतने ही स्वर होते हैं। हिंदी में लेकिन एक मिनट और देखो, ये जो अ, ई, उ, री, इसके दीर्घ रूप भी होते हैं। ये दीर्घ भी होता है, मतलब ह्रस्व और स्वर के 2 भेद भेद तो कई होते हैं, लेकिन हम अभी सामान्य रूप से 2 भेद बता रहे हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है? प्लुत भी होता है। एक स्वर तो 18 प्रकार के बताए गए हैं लफ्ज़ सिद्धांत कौमुदी में, लेकिन हम वो नहीं बता रहे हैं। आपको जो एक सामान्य चीज जो हिंदी में, हिंदी के लिए भी जरूरी है, आप ये जानो कि अ, ई, उ, री, इनके ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं। ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, जानते हैं? जिसको बोलने में कम समय लगे, जिस स्वर को ह्रस्व, और जिसके बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगे वो दीर्घ। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा, ठीक है? एक प्लुत भी होता है। प्लुत के विषय में हम आगे बताएंगे आपको। प्लुत की 3 मात्रा होती है, तो हम अभी ह्रस्व दीर्घ में चल रहे हैं, ठीक है? तो ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, पता चल गया। जिसको आप छोटा बड़ा कहते हैं, छोटा और बड़ा, छोटी बड़ी, हाँ? तो ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ये अ, ई, उ, री, ये चारों ह्रस्व है। इसके दीर्घ भी होते हैं, तो दीर्घ हो जाएगा तो आ, ई, उ, री, ये हो गया, ठीक है? ये आप लोग शायद हिंदी में इसको री को दीर्घ नहीं पढ़े होंगे। री जो है केवल ह्रस्व पढ़े होंगे, ठीक है? लेकिन संस्कृत में री दीर्घ भी होता है, री भी दीर्घ होता है। तो अगर ये चारों को मान लेंगे हम, आ, ई, उ, ये 4 दीर्घ हो गए, 4 ए दीर्घ हैं, 4 ए दीर्घ हैं, 4 4 8 दीर्घ स्वर हो गए, और ये 5 जो है ह्रस्व स्वर हो गए। तो 8 5 13। इसी तरह से संस्कृत में ये 13 मुख्य स्वर है, ठीक है? ये 13 सामान्य स्वर है कि अ, ई, उ, री, ये 5
ह्रस्व है, ये क्या है ह्रस्व, और ए दीर्घ है और ए भी दीर्घ है। ठीक है, ये तो संस्कृत की बात हो गई। अब हम लोग हिंदी में आते हैं। हिंदी में री दीर्घ नहीं माना जाता, री के दीर्घ की जरूरत हिंदी में नहीं है। संस्कृत में होता है कैसे, उसका भी हम आपको एक उदाहरण बता दे रहे हैं री का दीर्घ होने का। आप पिता शब्द का रूप जब चलाते हैं तो पिता पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन्, द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में पितॄन् होता है। देखिएगा तो पितॄन् में त्री जो है दीर्घ होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जैसे दो बार जब लगेगा, एक बार ये रहेगा तो ह्रस्व, अगर दो बार हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ री की मात्रा हो जाएगी। जैसे आप नदी में, आपको पता है दीर्घ है, हरि में जानते हैं कि ह्रस्व है, लेकिन री लिखने को आप नहीं जानते दीर्घ कैसे लिखे, समझ वाली बात ना। तो ये दीर्घ जब एक बार, ये देखो एक बार रहेगा तो ह्रस्व, ये दो बार कर देंगे तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ री। समझ गए नहीं समझे? हाँ, ये दीर्घ री ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग हिंदी की मात्रा देख रहे हैं। हिंदी में री दीर्घ नहीं होता, केवल आ ई उ होता है, री दीर्घ नहीं होता। और हिंदी में री को नहीं माना जाता, हिंदी में री को नहीं माना जाता। अब कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में यही 11 स्वर होते हैं। हिंदी में यही 11 स्वर होते हैं। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में अम अह को भी स्वर माना जाता है। ठीक है, हम इसको भी स्वर माना जाता है, लेकिन ये स्वर है नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अ ही है। अ में अनुस्वार जब हो जाता है, अनुस्वार जो बिंदी है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो जब अ को ही जब अनुस्वार हो जाएगा तो अम हो जाएगा, और अ में ही जब विसर्ग हो जाता है तो अह हो जाता है। ये अलग से कोई स्वर नहीं है। ये भी नहीं है कि अ में ही अनुस्वार विसर्ग लगता है, ये किसी भी स्वर में लग सकता है। ठीक है, ई में भी लग सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हरि लिखते हैं तो देखिए हरि में ई के बाद विसर्ग है, हाँ ई के बाद ई ही है ना। तो इम अम अह एक कोई अलग स्वर नहीं है, जान लीजिए। हिंदी में मुख्य स्वर यही केवल मात्र 11 है। अम अह को कुछ पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो है नहीं। समझ गए? अब स्वर समझ गए? कुल सभी स्वर समझ गए? संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 11 क्यों होते हैं? क्योंकि री को दीर्घ नहीं माना जाता और री नहीं माना जाता। संस्कृत में एक री बढ़ जाएगा और एक री का दीर्घ रूप बढ़ जाएगा। इस तरह से संस्कृत में 13 हो जाते हैं। सब समझ आ गया ना? स्वर कितने कितने होते हैं? किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग व्यंजनों के विषय में जानेंगे। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 26 अंग्रेजी पढ़ रही हो, अंग्रेजी में बता रही हो। हाँ, 36 36। अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। 1 मिनट।